हेलो डियर फ्रेंड्स, अब तक आपका पूरा सिलेबस हो गया है, पूरी आपकी पढ़ाई भी हो गई होगी। अभी हम आने वाली परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 2 एग्ज़ाम्स आपकी ऑनलाइन ली हुई है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। सो लेट अस टेक द रिवीजन ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने शुरुआत क्या सीखी थी? तो वेरी फर्स्ट इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? It is ax square plus bx plus c equal to 0. इसमें वेरिएबल x है। इस इक्वेशन को हम वेरिएबल y में भी लिख सकते हैं, z में भी लिख सकते हैं। ओके, लाइक दिस a y square plus by plus c is equal to 0. So x is a variable here y is a variable. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कब कहते हैं? जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का पावर 1 है और यहाँ एक्स का पावर 0 है। ए, बी और सी ये जो है ये रियल नंबर्स हैं, यानी ये स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं, रेशो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल्स भी हो सकते हैं और सिंपल इंटीजर्स भी हो सकते हैं। सो ए, बी, सी आर रियल नंबर्स। So it is the standard form of quadratic equation. और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं कि दिया हुआ इक्वेशन फर्स्ट होता है वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं पूछा है। सो हम इसे x का पावर 2 है ऐसा देखकर हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई बोथ द साइड्स, ट्रांसफर ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड एंड ट्राई टू राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म। इफ द इक्वेशन वी विल गेट इन दिस फॉर्म देन ओनली वी से इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट करते हैं, x plus 2 into x plus 4, x into x square plus x into 4 that is 4x plus 2 into x that is 2x plus 2 into 4 that is 8 that is equal to x square minus 5x plus 3। अब हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को इस साइड में ले लेते हैं। x square प्लस ये 3x प्लस 4x हो गया 6x प्लस 8, यहाँ की टर्म को दे लिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा इधर राइट साइड में 0। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो देखो पता चलता है एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है और एक्स स्क्वायर माइनस है। सो प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस 6x एंड प्लस 5x वी विल गेट 11x, 8 माइनस 3 दैट इज प्लस 5 इक्वल टू 0। सो क्या मिला हमें? ये इक्वेशन मिला। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस तरह से हम कभी कभी धोखा खा सकते हैं, इसीलिए सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखकर हमने पता नहीं करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो इसे दोनों साइड को सिंप्लीफाई करना है, सभी को एक साइड में ट्रांसफर करना है। साथ में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन होता है यहाँ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन देखने में तो ऐसा लगता है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। बट हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो देखो x डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स दैट इज 5x। ठीक है ना, रिवीजन है, इसे थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम। सो यहाँ एक्स स्क्वायर मिला, ये प्लस एक्स इधर लिया माइनस 5x प्लस 1 ऐसे के वैसे इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो इट इज एग्जैक्टली सेम एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे दिखाई देता नहीं है बट सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलता है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे दिखाई देता है बट सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलता है इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए सिर्फ देखने पे से नहीं बताना है। ठीक है, पक्का ख्याल में आ गया? ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, ये तो हो गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामने कुछ वैल्यूज दी होती हैं और पूछा जाता है कि भाई ये इक्वेशन के रूट्स है कि नहीं।
फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक इक्वेशन दिया है हमें, अब इस इक्वेशन में हमें पूछा है फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसे ए दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, वेदर x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन और नॉट, और रूट और नॉट। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू x इक्वल टू 2 को यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ रख के देखते हैं। जैसे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 2 आएगा प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 टू 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5, बड़े नंबर का साइन दिया, ख्याल रखना। और ये हमारे इक्वल टू 0 नहीं आता है, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0 नहीं आता है, इसलिए ये जो वैल्यू दी है इट इज नॉट द सॉल्यूशन। मतलब दी गई इक्वेशन x की वैल्यू उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है, मतलब है कि इस x की वैल्यू को इक्वेशन में जहां जहां x दिखाई देता है वहां रखने के बाद when we simplify it, solve it, if we got equal to 0 means left hand side equal to right hand side, then only we can say this is the root. अब यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया है, here x is equal to 2 is not the solution, is not the root of the equation. So roots or not, इस तरह से क्वेश्चन हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से होता है हमारे इसमें कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। बट कभी कभी इक्वेशन इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 1, ये इक्वेशन इस तरह से लिखा है और क्वेश्चन होता है राइट दिस इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा थर्ड टाइप क्वेश्चन होता है द राइट इन स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन होता है। सो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो सभी टर्म्स को हम इस साइड में ट्रांसफर करते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट में है। साथ में ऐसे भी होते हैं, 1 रूट इज गिवन, फाइंड वैल्यू ऑफ के। इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं कि मतलब एक आध इक्वेशन इस तरह से होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन दिया जाता है और x की वैल्यू कुछ तो भी जो सोल्यूशन है वो भी हमें दी जाती है और पूछा जाता है कि ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन का रूट है, तो इस k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंपल पता है हमने, जब हमने ये किया था कि x की वैल्यू यहाँ रखने के बाद दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो जो भी x की वैल्यू दी है वो हम यहाँ रखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं और लास्ट में फिर हमें k की वैल्यू मिल जाती है। सो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में है। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ख्याल में रखना है। और ठीक है, नेक्स्ट होता है कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी फर्स्ट मेथड हमारी है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक एग्जांपल इधर, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो भी कोई हरकत नहीं, 3 है तो कोई हरकत नहीं, इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू कांस्टेंट टर्म ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है हमारा 12। और हमें करना क्या है, तो इस 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी एडिशन 7 आनी चाहिए, और वो हमारे पास अभी ऑलरेडी पता है 4, बट एडिशन सिर्फ 7 नहीं आनी चाहिए, तो -7 आनी चाहिए, इसलिए दोनों को हमने माइनस साइन किया। यहाँ आपको 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो एक तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इस 4 तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। उनमें 2 टाइप के होते हैं, कभी कभी x का कोएफिशिएंट 1 होता है, कभी x का कोएफिशिएंट अदर देन 1 होता है। ठीक है, इन सभी तरह के प्रॉब्लम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सो क्या करते हैं फिर यहाँ हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। सो देयरफॉर 3x स्क्वायर या -7 को हम लिखेंगे -3x माइनस 4x, -3x माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं हम, इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं। देयरफॉर यहाँ 3x कॉमन निकलता है, बचेगा यहाँ x माइनस 1, यहाँ से भी वही कॉमन निकलता है, मतलब कॉमन कुछ जो निकलता है वो ख्याल में रखने के लिए ये ख्याल में रखना है कि यहाँ ब्रैकेट जो रहने वाला है वो रहना है x माइनस 1,
अब x माइनस वन मतलब x को कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ -4, तो 1 आने के लिए -4 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ -4 लिख लेना है। ये टेक्निक आपको पढ़ाया तब समझाई थी। सो -4 इन ब्रैकेट x - 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x - 1 का ब्रैकेट बाहर निकलता है और देन वी विल रिमेन 3x - 4 इक्वल टू 0। एंड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स इज 0, इट मींस द one of that two bracket should be 0. So either x - 1 is 0 or 3x - 4 equal to 0. Then how we get x - 1 equal to 0? So transferring 1 on that side, we will get x is equals to 1 और यहाँ 3x is equals to मिलेगा 4, and therefore x is equals to 1 और x is equals to this 3 on this side. So 3/4 ये हो गया एक सोल्यूशन, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 2 होता है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होता है यहाँ, इसलिए मैक्सिमम हमें x की 2 वैल्यूज मिलती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, राइट। सो बोथ दिस वैल्यूज आर रियल नंबर्स, ओके, एंड आर डिफरेंट, ओके। सो इन दिस वे हमारा पार्ट होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ये हमारी नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का, वो भी हमारे एग्जाम के लिए है। इसके नेक्स्ट आगे जो है वो एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट दैट मेथड इज नॉट फॉर अवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाली एक्सरसाइज और उसके सॉल्व प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। प्रॉब्लम सेट में भी जो प्रॉब्लम उस पर बेस्ड है वो भी हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला मेथड, बट फॉर्मूला मेथड को देखने के लिए पहले हमें निकालनी होती है वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और ये आता है सबको, बट फिर भी कभी कभी पता ये प्रॉब्लम हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। b² - 4ac की वैल्यू निकालो, मतलब होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, और उसी वैल्यू को निकालने के बाद हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है x जो हमारा वेरिएबल होता है इक्वेशन में, उस वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस लेके हमें एक सोल्यूशन मिलता है, माइनस लेके दूसरा सोल्यूशन मिलता है। तो अगर इक्वेशन में x वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ l वेरिएबल है तो l लिखेंगे, m है तो m इक्वल टू लिखेंगे। सो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सो जब भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो तो इसका यूज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कहा तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है b² - 4ac, और इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता चलनी है abc की वैल्यूज, तो उसके लिए हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दिए हुए इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करो, a, b और c की वैल्यू निकालो। abc की वैल्यू निकालने के बाद b² - 4ac में वैल्यू रखो abc की, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को यूज करो इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में यहां पर, और सॉल्व करो तो हमें मिलेगा सॉल्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मूला मेथड का, ठीक है। उसमें नेक्स्ट पार्ट होता है और जिसकी रिवीजन यहां करना हमें जरूरी है। आप वीडियोस को पॉज करके इन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर ले सकते हो, पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ सी, जब हम कंपेयर करते हैं एबीसी की वैल्यूज निकालते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac, जिसे डेल्टा भी कहा जाता है, इस तरह से डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो b² - 4ac की जो वैल्यू है, इस वैल्यू पर डिपेंड होता है कि हमारे इक्वेशन का रूट्स का नेचर क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? सो b² - 4ac की जो वैल्यू हम निकालते हैं, b² - 4ac की हमें जो वैल्यू मिलती है वो 3 तरह से वैल्यू मिल सकती है। एक तो b² - 4ac की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, दिस वैल्यू वी विल गेट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव होगी। जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इफ वी गॉट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, then we say the roots are different, that is unequal and real and unequal,
अनइक्वल का मतलब एक जैसे नहीं होंगे। जैसे अभी भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, एक्स की वैल्यू एक आई थी और एक्स की दूसरी वैल्यू आई, दोनों वैल्यू अलग थी। सो उस तरह के अलग वैल्यूज जब मिलती है सो दैट वी कॉल्ड एज अनइक्वल रूट्स। और नंबर जो रियल होता ही है, हो सकता है वो रूट में है या हो सकता है वो इसकी वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, वो नहीं रूट में आएगी। सोल्यूशन मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल व्हेन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, मतलब अंडर रूट में 0 आएगा, तो उस समय हमारे रूट जो होते हैं, सो हियर द रूट्स आर रियल तो होती है नो डाउट, क्योंकि इंटीजर फ्रैक्शन आर द रियल नंबर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इट इज इक्वल। देखो इक्वल रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल, मतलब जो x की वैल्यू आएगी पहली वही x की दूसरी वैल्यू भी आएगी। सो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, मतलब एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको वहां नहीं मिलेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहेगा। थर्ड है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मतलब निगेटिव आती है, सो उस समय रूट्स जो होंगे हमारे, रूट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट इज रूट्स आर नॉट रियल। वो जो है रूट्स वो हमारे रियल नहीं होंगे, नॉट द रियल नंबर्स। और इस तरह का क्वेश्चन अगर अभी आता है फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए, और उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली है और वो वैल्यू अगर हमारी निगेटिव आती है, तो हम वही लिख सकते हैं कि हियर एज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव रूट्स आर नॉट रियल। मतलब आगे आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नॉट नेसेसरी दैट, सो रूट्स आर नॉट रियल। बट इस तरह से रूट्स नॉट रियल वाले सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इसलिए इन दो तरह के क्वेश्चंस फॉर्मूला मेथड से पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती है तब, जब नेचर पूछा है तब नहीं, नेचर पूछा है तो आ सकता है, बट जब हमें सॉल्यूशन पूछा है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, अगर सॉल्यूशन पूछा है तो उस समय अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती है तो फिर से एक बार कैलकुलेशन को चेक करना है, और अगर फिर निगेटिव आते आपका सही है सब कुछ तो इट इज ओके। यानी हो सकता है कि कभी कभी निगेटिव वाला भी क्वेश्चन पूछे, पर ज्यादातर पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको ख्याल में रखना है। एक बार देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल अलग होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो रूट्स आर नॉट रियल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। इस पर भी क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट में होते हैं, एक्टिविटी भी हो सकती है, और प्रॉब्लम सेट में भी इस पर प्रॉब्लम्स हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। अब कभी कभी कैसा है, एक आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होता है लास्ट क्वेश्चन, उसमें थोड़ा हटकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है उसमें पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस bc। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये गलत पूछ लिया है, हमें ए की वैल्यू पता है, कंपेयर करने के बाद बी की वैल्यू पता, सी की वैल्यू पता है, उन्होंने जो भी पूछा है इसमें वैल्यू डालनी है, वैल्यू निकालनी है। हो सकता है वो ऐसा ना पूछते हुए फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी पूछेंगे, फाइंड वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी पूछेंगे। सो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो भी पूछा है फाइंड करने के लिए उसमें वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करना है। सो ये इस तरह से मतलब होता है ना कि भाई सिलेबस पर बेस्ड बट टेक्स्ट बुक के बाहर का, तो ये सिलेबस पर बेस्ड ही है, एबीसी की वैल्यू निकालना पता है हमें, और सिलेबस पर बेस्ड बट टेक्स्ट बुक के बाहर का, तो बाहर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो। सो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन में गलत पूछा ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर में कि इफ, और जो हमारा इक्वेशन होता है इसमें जो रूट्स होते हैं वो अल्फा और बीटा से हम दिखाते हैं। हालांकि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज, उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिडक्ट कर दिए हैं, सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन हमारे पास उस एक्सरसाइज में है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स हमें अगर, या तो रूट्स हमें पता है, इफ द रूट्स आर नोन टू अस देन फॉर्म द सॉल्यूशन। मतलब हमें अल्फा एक रूट है और बीटा एक रूट है, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, बीटा की वैल्यू पता है, और हमें करना है इक्वेशन को फॉर्म। सो फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इस तरह क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए हो सकते हैं। अल्फा मान लो फॉर एग्जांपल 3 है, बीटा मान लो 4 है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब अल्फा एंड बीटा आर नोन, फाइंड द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन। सो व्हाट वी डू, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल में रखना है कि इस इक्वेशन को हमें ख्याल रखना जरूरी है कि हमें अल्फा की वैल्यू पता है, मतलब एक रूट पता है, दूसरा रूट पता है, और हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हमें उन दोनों रूट्स की एडिशन यहाँ लिखनी है और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट यहाँ लिखना है, और देयरफॉर हमें पता चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 + 4x प्लस 3 × 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 4 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, राइट। सो हियर दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, यहाँ तक जितना पोर्शन मैंने लिया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम एक्सरसाइज के लिए है, एग्जाम के लिए है। कुछ जो बीच में दो पोर्शन हमने छोड़ दिए, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला एक्सरसाइज और दूसरा अल्फा और बीटा वाला जो एक्सरसाइज है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 वो क्वेश्चंस डिडक्ट किए गए हैं। तो थोड़ा सा गौर से एक्सरसाइज में देख लेना, सिर्फ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें रूट्स दिए होंगे और हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। लगे तो हम दिखा देते हैं आपको। हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट जो है, ओके, सो हियर ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 2.5, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें से थर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालने का है, वो हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में नेचर ऑफ रूट्स, वो भी है। क्वेश्चन 4 जो है 2.5 का 4, उसमें है कि फॉर्म द कोऑर्डिनेट इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन, जैसे कि रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन को फॉर्म करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में है, वो है हमारे एग्जाम के लिए। 5 और 6 नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो फिर से नेचर ऑफ रूट्स पर है, वो भी हमारे एग्जाम के लिए है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नेचर ऑफ रूट्स दिया है रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो दिए गई इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 निकालनी है, उसमें के आएगा, सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू आपको मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.5 वो है हमारे एग्जाम के लिए, उसकी प्रैक्टिस करना है। और लास्ट पार्ट है दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। सो वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर इन अवर एग्जामिनेशन। सो हियर ऑल अबाउट द चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, उसमें हमने क्या क्या हमारे परीक्षा के लिए है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हमने देखा। और लास्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब जो कि हमारे अलजेब्रा में सिर्फ 4 चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए है, तो हर टॉपिक पर एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आएगा, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है और पेपर उतना ही निकालने वाला है 60 मार्क्स का, उसमें से 40 मार्क्स का सॉल्व करना है कंपलसरी पेपर। इसीलिए हर टाइप पर, मतलब जो भी हम अभी चैप्टर की रिवीजन ले रहे हैं, मैं, तेलंग सर और अलीगढ़ सर, हर चैप्टर की हम रिवीजन आपकी ले रहे हैं, तो उसमें आपने अच्छे से रिवाइज करना और हर एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स की, सॉल्व प्रॉब्लम्स की और प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोई भी डिफिकल्टी है कभी भी पूछ सकते हैं हमें, और पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और असाइनमेंट्स के बारे में बार बार बोला है, तो पूरे असाइनमेंट जो भी बताई दी हुई है साल भर, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके अपने पास रखना है। जब भी हम बोलेंगे या स्कूल से सूचना मिलेगी तो उसे सबमिट करना है। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या खास बात रखनी है ख्याल में कि यहाँ क्या होता है, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल यूज करना है, ओनली वन वेरिएबल को यूज करना है। अब अगर मान लो आपको ऐसा ख्याल में नहीं है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट चैप्टर का एक वर्ड प्रॉब्लम है, फिर सेकंड इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है, और आपने 2 वेरिएबल को यूज कर लिया, कोई टेंशन की बात नहीं, यू कैन यूज। बट इनिशियली आप 2 वेरिएबल को मान लो यूज कर लिया, फिर क्वेश्चन के कंडीशंस के हिसाब से आपने कंडीशंस लिखी और इक्वेशन को फॉर्म किया। सो यू विल फाइंड दैट कि जब इक्वेशन आपने बनाया है, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा, भले आपने 2 वेरिएबल यूज करके कुछ कंडीशंस को यूज किया होगा। बट वहाँ जिस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर में आपको 2 अलग अलग कंडीशंस दी होती है 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, यहाँ उस तरह से 2 कंडीशंस नहीं होंगी, और होंगी भी अगर तो उनका कॉम्बिनेशन यूज करके आपको एक ही इक्वेशन मिलेगा, वो भी क्वाड्रेटिक मिलेगा।
अगर गलती से आपने 2 वेरिएबल को यूज कर लिया क्वेश्चन की कंडीशन पर बेस, तो सॉल्व करते करते आपको एक ही वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा, इसलिए वहां टेंशन की बात नहीं। फिर भी वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि नहीं, कैसे ख्याल में रखना है। जैसे कि एरिया निकालना हो तो एरिया में आता है स्क्वायर, प्रोडक्ट आता है, जहां जहां प्रोडक्ट और स्क्वायर्स आता है वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कहा है तब भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट, एरिया, नेक्स्ट में नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर, अब समझा एक नंबर है, फॉर एग्जांपल नंबर इज एक्स, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होता है 1/x। इन दोनों की एडिशन करके अगर कुछ कंडीशन दी है तो यहाँ भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये नंबर है x और ये उसका कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कुछ दिया है तो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, अगर x हमारा पहला इवन नंबर है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होगा हमारा x+2 और इन दोनों का प्रोडक्ट रहा तो वो भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि x वेरिएबल मैं ले रहा हूँ तो x ही वेरिएबल लेना, आप चाहे जो वेरिएबल ले सकते हैं। ओके, सो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एरिया बताया मैंने, प्रोडक्ट्स है, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। रूट भी रहा एक बार, क्योंकि रूट वाले नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं बाद में तो उसमें भी स्क्वायर ही होता है। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है आपने। बहुत अलग अलग तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। ओके, सो किसी का भी एरिया हो सकता है, चाहे सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, हॉल हो, ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बट सॉल्व करते समय, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखना है, ये तो हो गया वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से होते हैं अलग अलग। वर्ड प्रॉब्लम में जब आंसर लिखते हैं हम लास्ट में, तो आंसर को भी हमने वर्ड में लिखना भूलना नहीं, वर्ड में आंसर लिखना है लास्ट में। ऐसा नहीं कि जैसे कि बाकी क्वेश्चंस के हम x की वैल्यू निकाल के रख देते हैं और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज दिस, तो वैसा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स में x की या वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसका आंसर वर्ड में लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी के एज का प्रॉब्लम रहा तो लिखना चाहिए देयरफॉर द एज ऑफ द पर्सन इज दिस ईयर्स, उसका यूनिट जो भी वर्ड में आंसर भी लिखना है और उसका यूनिट भी लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट बात कि दिए गए क्वेश्चन से जब हम हमारे पेपर को चेक करते हैं, हमारे इस पूरे चैप्टर में जब भी हम आंसर शीट को चेक करेंगे तो जो हमारे x की वैल्यू आई है या जो भी वर्ड प्रॉब्लम में आंसर मिला है उस वैल्यू को टेक्स्ट बुक के मतलब है क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में रखकर हम उसको चेक करके देखें कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई होता है कि नहीं, और तब हमें तभी के पता चल जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। सो हियर इट इज ऑल अबाउट द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ एनी डिफिकल्टी या कुछ भी आपको ऐसा है कि भी रिपीट चाहिए, समझा नहीं है, सो यू कैन आस्क वेरी फ्रेंकली, सो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड अभी इसके साथ वीडियो के साथ कुछ आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिएंगे उसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, बेस्ट लक।